अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है फिज़िक्स का हमारा लेक्चर नंबर 5A। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है अपना चैप्टर नंबर 5 जो था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5 की जो है रिव्यू एक्सरसाइज। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, MCQs आते हैं। तो MCQs पहले कर लेते हैं। फर्स्ट MCQ देखें, पेज नंबर 114 निकालें। वहाँ पर है फर्स्ट MCQ, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेनिसेस एट। कहाँ पर जो है वो गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन्फिनिटी पे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सेकंड वाला जो है आपके पास MCQ है, वैल्यू ऑफ G इंक्रीजेज विद द, के G की वैल्यू कब इंक्रीज़ करेगी, जब हाइट जो है वो डिक्रीज़ करेगी। तो आपने ये वाला जो है ऑप्शन, इसको C वाला ऑप्शन जो है इसको करेक्ट करना है। वो क्या है आपके पास, के डिक्रीजेज इन आल्टीट्यूड। ये आपके पास C वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला MCQ है। थर्ड वाला MCQ में क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ G एट अ हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर 1 अर्थ रेडियस होगा तो उसके पास आपकी G की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 1/4 ऑफ G। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1/4 ऑफ G। ये आपके पास D वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट MCQ आपके पास क्या है, द वैल्यू ऑफ G ऑन मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ 100 kg मैस बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अगर आपके पास G की वैल्यू 1.6 हो, M आपके पास 100 है, तो आपने वेट फाइंड आउट करना है। तो वेट का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, W = mg। आपने 1.6 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास 160 न्यूटन जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास B वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। फोर्थ MCQ उसका B वाला ऑप्शन। नेक्स्ट पेज नंबर 15 पर आ जाए। क्या है आपके पास फिफ्थ वाला MCQ, द आल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। कितना हमारे पास है कि आल्टीट्यूड कितना है, 42,300 किलोमीटर। ये D ऑप्शन इसका ठीक है। ये पीछे आपको जो है वो इंफॉर्मेशन में दिया था, तो आपने याद किया हुआ पहले। तो ये कितना है, 42,300 किलोमीटर। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट, एक लो ऑर्बिटल सैटेलाइट की जो है हमारे पास कितनी स्पीड होती है, 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 8। B वाला ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट आपके स्टार्ट हो जाते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स 5.2 से। 5.1 वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमने 5.2 वाला क्वेश्चन करना है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज मीन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपके पास क्या होती है, उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि कायनात में हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। वो जिस फोर्स के साथ खींचती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कि वो क्या उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। In the universe there exists a force between the bodies due to which every body of the universe attracts every other body. This force is known as force of gravitation. इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट्स यू, विच वन इज अट्रैक्टिंग विद अ लार्जर फोर्स, यू और द अर्थ। क्यों क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, क्या आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं और क्या अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है। अगर करती है तो कौन ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, आप या अर्थ, तो वो आपने बताना है। इसके अंदर आंसर क्या है कि अगर हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन पढ़ ली है कि हर जो चीज़ है कायनात में जो दो बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इसका मतलब ये है कि हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अर्थ भी हमें अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन क्या है कि अर्थ का मैस ज़्यादा है, इसलिए वो जो है वो ज़्यादा फोर्स के साथ हमें अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है इसका आंसर क्या लिखना है आपने, वी अट्रैक्ट द अर्थ एंड अर्थ अट्रैक्ट्स अस, बट अर्थ अट्रैक्ट्स अस विद लार्जर फोर्स बिकॉज द मैस ऑफ द अर्थ इज लार्ज। कि उसका मैस क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा फोर्स के साथ हमें अट्रैक्ट करती है। थर्ड वाला आपके पास जो है 5.4 वाला क्वेश्चन, व्हाट इज अ फील्ड फोर्स। अब फील्ड फोर्स क्या होती है, फील्ड फोर्स हमारे पास क्या है कि एक बॉडी जो है
वो फोर्स लगाती है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करती है। अब क्या है कि वो जो बॉडी है दूसरी वाली, वो फर्स्ट बॉडी के कांटेक्ट में है या नहीं है, फिर भी वो उसके ऊपर फोर्स लगाती है, उसको अट्रैक्ट करती है। तो ये हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास क्या होगी, फील्ड फोर्स होगी, ठीक है। जिस तरह से हम अर्थ के कांटेक्ट में हों या ना हों, अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है। इसका आंसर आपने क्या लिखना है, द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय अनदर बॉडी वेदर बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद अदर बॉडी और नॉट, it is non-contact force, the gravitational pull of the earth acting on the body whether the body is in contact with the earth or not। ये आपने इसका आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है 5.5 वाला, Why earlier scientists could not guess about the gravitational force, कि जो पहले के साइंटिस्ट थे वो क्यों नहीं गेस कर पाए थे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, वो आपने बताना है। क्या है कि जब अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है तो ये फोर्स इतनी कम होती है कि हमें लगता ही नहीं है कि अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है। इस वजह से जो पहले के साइंटिस्ट थे वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सके थे ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है, इसके बारे में जो है कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सके थे क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी बहुत कम थी। इसका आंसर आपने क्या देना है, प्रॉपर आंसर है अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ इट्स लो वैल्यू, इसकी लो वैल्यू की वजह से। साइंटिस्ट ऑफ ओल्ड एज हैव नॉट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट दैट फोर्स, और उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था जिससे वो जो है वो मेजर कर लेते इसकी वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते इसको, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। अब हमने पढ़ लिया ग्रेविटेशनल फोर्स का भी डेफिनेशन पढ़ ली, फील्ड फोर्स की भी डेफिनेशन पढ़ ली। अब वो कहता है कि आप किस तरह से कह सकते हैं कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके पास फील्ड फोर्स है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हम अर्थ के कांटेक्ट में हों या ना हों फिर भी अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं, तो जब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात होगी तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, फील्ड फोर्स होगी, ठीक है। वो हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ लिया था, ऊपर भी जो फील्ड फोर्स का क्वेश्चन था उसमें हमने पढ़ लिया था। इसका प्रॉपर आंसर जो आपने देना है वो ये है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट अराउंड द अर्थ एंड इज एक्टिंग ऑन द बॉडीज वेदर द बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ और नॉट, कि वो अर्थ के कॉन्टेक्ट में है या नहीं है। सो वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स, ठीक है। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होगी, फील्ड फोर्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। आपने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जो है वो डेफिनेशन बतानी है। तो यहाँ पर क्या है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो पर यूनिट मास पर जो है वो अप्लाई हो रही है वो हमारे पास क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। और ये जो फोर्स है वो कम से कम होती जाती है जब जो है बॉडी अर्थ से दूर होती जाती है, ठीक है। जब बॉडीज ऑब्जेक्ट्स जो है एक दूसरे से दूर होते जाएंगे तो वो क्या होगा कि ये फोर्स जो है वो कम होती जाएगी। इसका प्रॉपर आंसर आपने किस तरह से देना है, इन ग्रेविटेशनल फील्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इट बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अप्लाइंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो है कि ये कम से कम होती जाएगी जब जो है ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से दूर होगा जो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हाई इज अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इम्पोर्टेंट टू अस। के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है हमारे पास वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है वो आपने बताना है। इसके अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम जो है वो किसी भी दो बॉडीज़ का जो है हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि मास ऑफ द अर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं और हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो फोर्स निकलती है वो फाइंड आउट कर लेंगे, साथ में जो है वो हम मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने यही जो है वो आंसर में लिखना है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस because it is used to calculate force of attraction between the two masses।
कि कोई से 2 मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ, और किस लिए यूज़ होता है, मास ऑफ द अर्थ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैन यू डिटरमिन द मास ऑफ आवर मून, इफ़ येस देन व्हाट डू यू नीड टू नो। क्या आप जो है वो मून का मास फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? ठीक है, आपने वो चीज़ें बतानी है इसके अंदर। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, आपने पहले आंसर देना है, येस वी कैन डिटरमिन द mass of the moon by same method used to measure the mass of the earth with the help of law of gravitation. The formula is कि हमने पहले क्या किया था, mass of the earth में me लगाया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, mass of the moon find out करना है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे mm। ये m जो स्मॉल m है शो कर रहा है मून को, और फॉर्मूला वही रहेगा g/² डिवाइडेड बाई कैपिटल G। अब हमें इसके लिए मैथ ऑफ द मून फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूले से पता चल रहा है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक, आपको ये स्मॉल g की वैल्यू पता होनी चाहिए मून के ऊपर, r की वैल्यू पता होनी चाहिए, और कैपिटल G की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, g वो बता रहा है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। रेडियस ऑफ द मून कितना होता है, 1.74 इंटू 10⁻⁶ मीटर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपके पास क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको 3 चीज़ें पता होंगी तो आप जो है मास ऑफ द मून निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हाट डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो क्या कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो प्लेस टू प्लेस क्यों चेंज होती रहती है। तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन था पीछे, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा एक्सरसाइज में, चैप्टर जो था वो आपका, तो आपने इसका आंसर वहीं से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.13 वाला, एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद अल्टीट्यूड। ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था, तो ये भी आपने पीछे से ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए जो मेरे करवाने वाला है, 5.14 वाला है, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी। वो क्या था कि साइंटिस्ट ने क्या किए हैं कि जो है स्पेस में कुछ सैटेलाइट्स भेजी हैं जो कि अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती रहती हैं। हम इन सैटेलाइट्स को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कह देते हैं। ठीक है, तो इसका प्रॉपर आप आंसर किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू द स्पेस, सम ऑफ दीज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द मूव करते हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इनको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। कि वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में अर्थ के इर्द गिर्द जो है उनको लॉन्च किया गया है। ये पूरा हमने पढ़ लिया था टॉपिक, किस तरह से क्या सैटेलाइट क्या करती है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, तो वो हमने पीछे पढ़ा हुआ है सारा। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे एक शॉर्ट आंसर ही देना है। अब बात आती है कि वो उसने जो है डिफरेंट ऑर्बिट्स में उसको लॉन्च किया है साइंटिस्ट ने। तो क्या है कि जो ऑर्बिट अर्थ से करीब होगा तो क्या होगा कि जल्दी अपना जो है वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, जो दूर होगा उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो आपने क्या करना है, दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ डिपेंडिंग अपॉन देयर डिस्टेंस एज फ्रॉम द अर्थ। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि वो डिफरेंट टाइम लेते हैं। एक सैटेलाइट अगर 24 आवर्स में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर रही है तो दूसरी वाली हो सकता है 3 दिन में कंप्लीट करे। तो वो किस पे डिपेंड करता है, ये उसकी आल्टीट्यूड मतलब हाइट पे डिपेंड करता है कि वो अर्थ से कितनी हाइट पर है। ठीक है, तो आंसर देखें आपने क्या करना है इसका, दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ डिपेंडिंग अपॉन देयर डिस्टेंस एज फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए आपके पास 5.15 वाला क्वेश्चन है, हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ द सैटेलाइट। कि ये हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है हमारे पास वो किस तरह से मदद करता है कि हम जो है वो उसकी मोशन को सैटेलाइट की स्टडी कर सकें, समझ सकें हम उसको। ठीक है, तो आपने इसका आंसर क्या देना है, द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स इज
ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय अर्थ। कि सैटेलाइट्स की जो मोशन है किस वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का जब टॉपिक पढ़ा था, हमने उसमें कहा था कि अगर कोई भी चीज़ जब सर्कल में मूव कर रही हो तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से अगर सैटेलाइट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है अर्थ के इर्द गिर्द, तो उसको क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि सैटेलाइट्स के मूवमेंट के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। एज वी नो दैट द न्यूटन गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, सो वी कैन से दैट न्यूटन हेल्प्स इन अस इन अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। के वो हमें जो लॉ है वो क्या करता है कि मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स को समझने में मदद करता है कि वो किस तरह से वो मोशन करती रहती हैं, कि वो ऑर्बिट से बाहर क्यों नहीं निकलती, क्योंकि वो जो है अर्थ जो है उनको अट्रैक्ट कर रही होती है तो वो उसको बाउंड रखती है सर्कल में। ठीक है, तो वो उस वजह से कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड्स, कि किन किन फैक्टर्स पर जो है ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड करती है। अगर आप ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला देखें तो आपके पास क्या है, g/h, मतलब कि जो फॉर्मूला होता है किसी भी चीज़ का, तो उस पे जितने भी हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स उन पे डिपेंड करता है जो हमारे पास, जो भी हमने फाइंड आउट करना, जो हमारी चीज़ है। जैसे कि ऑर्बिटल स्पीड है हमारे पास, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये g पे डिपेंड करेगा, r पे डिपेंड करेगा और h पे डिपेंड करेगा। अब आपने क्या करना है कि इसका आंसर प्रॉपर किस तरह से देंगे आप, as we know that v0 equals to square root gh r plus h, so we can say that orbital speed depends upon the gravitational acceleration, g जो है gravitational acceleration है, and the distance between the center of the earth and the satellite। ठीक है, और किस पे डिपेंड करती है, कि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपके पास क्या है, 5.17 वाला क्वेश्चन है, वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशनड एट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, कि वो किस क्यों की जाती हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही उनको जो है वो लॉन्च किया जाता है, क्यों। आपने इसका रीज़न देना है, द सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स रिमेन ऑल द टाइम इन फ्रंट ऑफ द टारगेट पार्ट ऑफ द अर्थ, कि वो जो सैटेलाइट होती हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में वो हर टाइम कहाँ पर रहती हैं, अर्थ के टारगेट के सामने रहती हैं। ठीक है, जो टारगेट पार्ट होता है उसके बिल्कुल सामने रहती हैं, सो दैट द डायरेक्शन ऑफ द रिसीवर्स डिश डू नॉट टू बी चेंज, तो हमें जो है उसकी रिसीवर डिश की जो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं किया जाता। इसलिए वो क्या है कि वो हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही रखते हैं। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज के। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो है वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको जितने मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए हैं ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखना है और इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। जो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए उनको आपने पहले लिखा होगा और रजिस्टर्स पे, तो वो दोबारा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने नहीं लिखे तो फिर आप उनको दोबारा लिखेंगे। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।